गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है हमारा सिविक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर हम तीन जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे। एक, वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक जो कोई कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ की फीचर्स यानी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और इस संविधान के अंदर हमें क्या फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में और कंट्री जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ये जो टॉपिक है इसको हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें एक संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है और ये जो संविधान है, ठीक है, ये क्यों लागू किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, all democratic countries are likely to have a constitution, but on the other hand it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes as listed below. देखिए, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, ये बात तय है, क्योंकि हमारा जैसे देखिए इंडिया है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उसी के साथ ये जरूरी नहीं है कि जिन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो डेमोक्रेटिक होंगे, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कई कंट्रीज ऐसे हैं जो जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वो आधिकारिक तौर पर क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक यानी वो लोकतांत्रिक देश नहीं, ठीक है, यानी वहां पर लोगों को ज्यादा पावर्स नहीं है, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कई सारे पर्पस हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, उसके कई सारे पर्पस हैं। तो देखिए, दो पर्पस हमारे सामने हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स एस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज, यानी एक जो संविधान है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर क्या है, यानी हमारी सोसाइटी जो किन सब चीजों को मिलाकर बनी हुई है, इसका फंडामेंटल बेसिक नेचर क्या है, यानी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां पर कैसे लोग हैं, वहां पर किस तरीके का कानून वर्क करता है, कैसा लॉ वहां पर वर्क करता है, किस तरीके का कल्चर वहां पर लोगों का है, किस तरीके से हमें उस सोसाइटी के अंदर रहना है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी जो बातें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से मालूम चलती हैं। सेकेंड, इसका देखिए क्या पर्पज है। A constitution helps serves as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स। सेट ऑफ रूल्स कहने का मतलब यानी वो नियम और कायदे, ठीक है, जिसके थ्रू किसी भी कंट्री को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाया जाएगा, उसको रन किया जाएगा। अगर इस संविधान में किसी भी तरीके के नियम और कायदे नहीं होंगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो किसी भी तरीके से डेवलप नहीं हो सकेगी। इसमें सारे दिन का लड़ाई झगड़ा रहेगा और किसी भी डेवलपिंग नेचर को हम अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, यानी हमारा जो एक हमें जो डेवलपमेंट चाहिए वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हमें अचीव नहीं हो सकती। तो बेसिकली दो पर्पस जो हैं वो हमारे सामने हमने अभी पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। पहला तो हमने बता दिया कि सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मालूम चलता है। और सेकंड ये मालूम चला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी जिसमें नियम और कायदे बताए गए होते हैं, नियम और कानून बताए गए होते हैं, जिसके तहत हमें हमारी सोसाइटी को रन करना है, हमें हमारी सोसाइटी के अंदर रहना है। आगे देखिए, सिग्निफिकेंट रीजंस व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंट यानी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके तहत हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। देखिए, पहला है, in democratic societies the constitution often lays down rules that guard against the misuse of the authority by our political leader. जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, यानी जैसे लोकतांत्रिक देश है, जैसे भारत जैसे जो लोकतांत्रिक देश, ठीक है, ऑब्वियसली बात है हमारे देशों में क्या है, हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को चुनकर भेजते हैं, एमएलए हैं, एमपी, इन सबको कौन चुनकर भेजता है, हमें चुनकर भेजते हैं। अब ये जो लोग हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सकें, इन सब चीजों के लिए क्या किया गया, हमारे संविधान में कई सारी ऐसे रूल्स बना दिए गए कि कोई भी जो गवर्नमेंट अधिकारी है या पॉलिटिकल लीडर है, यानी जो नेता है या जो राजनीतिक नेता है, हमारे मिनिस्टर्स हैं, एमपी, एमएलए, कोई भी है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। सेकंड है, the constitution ensures that a dominant group does not use its power against less powerful people or groups. कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है, इस बात को भी पुख्ता करता है, पक्का करता है कि कोई डोमिनेंट ग्रुप कहने का मतलब यानी कोई ऐसा ग्रुप या ऐसी सोसाइटी या ऐसे धर्म के लोग जो संख्या में ज्यादा हों, वो किसी दूसरे धर्म के लोग को, दूसरे सोसाइटी के लोगों को, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट ना कर सके, उनको दबा ना सके।
यानी किसी भी तरीके का उनके ऊपर वो क्या करें, जुल्म नहीं कर सके, उनके ऊपर किसी भी तरीके का वो अत्याचार नहीं कर सके। तो ये भी हमारा संविधान जो हमें इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके से कोई जो मेजोरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप को किसी भी प्रकार से तंग ना कर सके। थर्ड, इसकी जरूरत क्यों है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीजन दैट कुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैन द कंट्री बिलीव्स इन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ऐसे फैसलों से भी बचाता है, ऐसे डिसीजन से भी हमारी रक्षा करता है जो कि हमें एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हो। एडवर्सली यानी हमारी सोसाइटी के ऊपर उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हो, एक बुरा प्रभाव पड़ता हो, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमें हमारा जो संविधान है वो हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आई कि पर्टिकुलर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए, एक अच्छे तरीके से उसको सोसाइटी को चलाने के लिए हमें हमारे संविधान की या हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत जो है वो पड़ती है, ठीक है। अब आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स की बात करते हैं कि संविधान के हमारे की फीचर्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन के बारे में देखिए। ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल्स बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946 एंड हैड रिटन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। While writing the Indian Constitution, these members kept in mind the different communities who speak different languages, belong to different religions and have distinct cultures. देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो उसको बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो थी जिनमें अलग अलग प्रांतों के लोगों को शामिल किया गया था, अलग अलग जो जगह के लोगों को शामिल किया गया था। लगभग 300 लोगों को इस असेंबली को फॉर्म किया गया, 300 लोगों ने इस असेंबली को फॉर्म किया 1946 में और भारत का संविधान लिखा। अब ये भारत का संविधान लिखते समय उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने, यानी जो 300 लोग उसमें शामिल थे, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि भारत के अंदर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और अलग अलग संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो उन सबको भारत में रहने का अधिकार हो, वो सभी अपनी भाषाओं को संरक्षित कर सकें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, उसको संरक्षित कर सकें, अपनी संस्कृति को बचा सकें। तो इस तरीके का एक संविधान तैयार किया जाए जिसमें हर जो सिटीजन हो उसको बराबर का अधिकार मिले। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक संविधान जो था वो हमारा तैयार किया गया। तब इस हमारे जो संविधान का पहला जो की फीचर आता है वो आता है आपका फेडरलिज्म। देखिए, फेडरलिज्म क्या है? This refers to the existence of more than one level of government in the country. फेडरलिज्म का मतलब होता है, वैसे फेडरलिज्म की बात करें तो मतलब डबल या दो। तो देखिए, existence of more than one level of government in the country, यानी हमारे देश के अंदर एक से ज्यादा लेवल के ऊपर गवर्नमेंट का होना, इसको फेडरलिज्म कहा गया। और ये हमारे संविधान ने एक सुविधा दी कि हमारे देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, यानी 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। एक स्टेट लेवल पर होगा और एक सेंट्रल लेवल पर, जैसे एक केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होगी। आगे देखिए, In India, we have government at the state level, at the center, and the पंचायती राज at the village level. हमारे भारत के अंदर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट चलते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे चलता है, एक स्टेट लेवल पे चलता है और एक जिसको हम पंचायती राज कहते हैं वो वाला लेवल, जिसको हम लोकल लेवल भी या म्युनिसिपल लेवल भी कह सकते हैं। The Constitution contains list that details the issue that each tier of government can make laws on. संविधान के अंदर वो सारी बातें बताई गई हैं कि कौन से किस चीज के ऊपर कौन सी जो सरकार है वो लॉ बना सकती है, कि कौन सी लिस्ट, कौन से फील्ड्स, कौन से डिपार्टमेंट्स में, कौन से क्षेत्रों में स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाएगी, कौन से क्षेत्रों पर केंद्र सरकार बनाएगी और कौन से क्षेत्रों पर हमारा जो पंचायती राज है उसको कानून बनाने का अधिकार होगा। आगे देखिए, इन addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get money from for the work that is does. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. ठीक है, ये सारी बातें जो हैं वो संविधान में बताई गई हैं कि कौन सी सरकार का क्या काम होगा, किस सरकार को कहां से पैसा मिलेगा और जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के अंदर, ये सारे के सारे इन्हीं सरकारों के द्वारा बनाए गए उनके कानूनों का पालन करते हुए भारत देश में रहते हैं और इन्हीं कानूनों की वजह से हमारे सोसाइटी जो हमारे कंट्री को क्या है वो गवर्न किया जाता है। आगे देखिए, सेकंड जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम सभी को पता है कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर सारी जो मेन पावर्स हैं वो किसके पास हो? प्रधानमंत्री के पास हो और कुछ पावर्स किसके पास हो? राष्ट्रपति के पास हो। देखिए,
The people of the India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of their his or her social background, can contest in elections. ठीक, देखिए भारत के जो लोग हैं उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पूरा पूरा एक अधिकार दिया गया है, ठीक है, और वो डायरेक्ट रोल अदा करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में। आप देखते हैं एमएलए के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा। पंचायती लेवल में सरपंच के लिए वोट करते हैं, विधानसभा में अपने एमएलए के लिए वोट करते हैं, और लोकसभा में अपने एमपी के लिए वोट करते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, सबको ये बराबर का अधिकार दिया गया है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके। थर्ड जो की फीचर है वो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी पावर्स का बंटवारा। जो सरकारों के पास जो शक्तियां होती है उनको बंटवारा करना। देखिए सरकार के 3 लेवल हैं, एक आपका लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का होता है कानून को लागू करना, और जुडिशरी का होता है कानून को रक्षा करना। तो देखिए इन तीनों के बारे में देखते हैं। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पीपल, यानी लेजिस्लेचर में कौन लोग शामिल किए गए हैं, वो लोग शामिल किए गए हैं जो कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने गए हों, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन है, ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव में कौन है, एग्जीक्यूटिव में सिर्फ वो लोग आते हैं जो कि कानून को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है। थर्ड है जुडिशरी, रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। जुडिशरी क्या है, हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है यानी जो कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जुडिशरी। तो ये तीनों जो हैं वो सरकार की ऑर्गन्स हैं, और इन तीनों के बिना सरकार को चला पाना नामुमकिन है। तो ये संविधान के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से पावर जो उनको बांटा गया है। और सबसे लास्ट जो फीचर है वो है आपका सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म देखिए, सेक्युलर स्टेट इज वन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एट द स्टेट रिलीजन। सेक्युलरिज्म जो है वो संविधान का सबसे बेस्ट पार्ट है। वो इसलिए क्योंकि हमारे संविधान ने किसी भी धर्म को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। ऑफिशियल डिक्लेयर कहने का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया। ऐसा नहीं कहा गया कि भाई यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदू धर्म को ही फॉलो करेंगे या इस्लाम को ही फॉलो करेंगे या क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं। जिसका जो मजहब है उसको, जिसका जो रिलीजन है उसको वो फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन यह आता है कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट, तो आप इसमें आंसर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इन इंडिया देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी भारत में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फायदा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके और जो दोस्त वगैरह जो हैं उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।